गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? विजिट हो रहा क्या? आ रहा? हाँ देखो, चलो अपना पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया और पार्ट 3 है वो आ जाए किसका? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नंबर 3, ठीक ना? 3 नंबर भाग है। कल अपन ने पढ़ा था बक्कल कैविटी, मुख गुहा। बक्कल कैविटी या माउथ कैविटी, है ना? माउथ कैविटी या बक्कल गुहा या मुख गुहा, हिंदी में इसको मुख गुहा, ठीक है ना? अब इसके अंदर एक क्वेश्चन पुटअप होता है, बहुत बार क्वेश्चन पुटअप करते हैं यहां से कि मुख गुहा के अंदर कि अपन जो भोजन खाते हैं उस भोज्य पदार्थ का, फूड पार्टिकल्स का, कौन से फूड पार्टिकल्स का पाचन बक्कल कैविटी में या माउथ कैविटी में होता है? अपन जो भोजन खाते हैं कौन कौन से खाते हैं? 3 पार्टिकल खाते हैं अपन, सी, पी और एल। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड खाते हैं अपन, ठीक है ना? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड खाते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि बक्कल कैविटी में कौन से भोज्य पदार्थ का, कौन से फूड पार्टिकल का पाचन होता है, ठीक है ना? तो कौन से का होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन अपनी बक्कल कैविटी में या मुख गुहा के अंदर हो जाता है, ठीक है ना? या कौन से भोज्य पदार्थ का पाचन सर्वप्रथम होता है? ऐसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कि कौन से भोज्य पदार्थ का, कौन से फूड पार्टिकल का पाचन सबसे पहले होता है? किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है, ठीक है ना? तो ये याद रखना, कार्बोहाइड्रेट का होता है, ठीक है? अब देखो दूसरा क्वेश्चन इससे पुटअप करते हैं कि बक्कल कैविटी के अंदर भोजन क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और लिपिड है, तीनों पार्टिकल है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया माउथ कैविटी में, मुख गुहा के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया, बचा क्या? प्रोटीन और लिपिड, ठीक है ना? मुख गुहा के अंदर पाया जाने वाला भोज्य पदार्थ, मुख गुहा में पाया जाने वाला भोज्य पदार्थ क्या कहलाता है? मुख गुहा में पाया जाने वाला भोज्य पदार्थ क्या कहलाता है, ठीक है ना? तो मुख गुहा में पाए जाने वाले भोज्य पदार्थ BOLUS, बोलस, याद रखना, बोलस कहलाता है, ठीक है ना? मुख गुहा में पाया जाने वाला भोज्य पदार्थ बोलस कहलाता है। उसके अंदर क्या होता है? एक आप दूसरे तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं, डाइजेस्टिव फूड, प्लस अनडाइजेस्टिव फूड। डाइजेस्टिव फूड कौन सा हो गया? कार्बोहाइड्रेट और अनडाइजेस्टिव फूड कौन सा हो गया? CAP और L, प्रोटीन प्लस लिपिड, समझ गए ना? कार्बोहाइड्रेट तो क्या हो गया? डाइजेस्टिव फूड हो गया, क्योंकि मुख गुहा में इसका पाचन हो गया, तो ये तो होगा कार्बोहाइड्रेट, तो क्या हो गया? डाइजेस्टिव फूड हो गया, प्लस अनडाइजेस्टिव फूड, अपचित भोजन, भोज्य पदार्थ, प्रोटीन और लिपिड, इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? इनको बोलस कहते हैं। यहाँ पर चिपल दिया हुआ है, इन्हें क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं, ठीक है ना? इन्हें क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं कि डाइजेस्टिव फूड कार्बोहाइड्रेट प्लस अनडाइजेस्टिव फूड प्रोटीन और लिपिड, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? इनको बोलस कहते हैं, ठीक है ना? ये बक्कल कैविटी के अंदर कल आपको मैंने पढ़ाया था ना, उसके अंदर क्वेश्चन पूछते हैं बहुत बार बोलस से। और सबसे पहले फूड पार्टिकल, कौन से फूड पार्टिकल का सबसे पहले क्या होता है? पाचन होता है, ठीक ना? एक ये कि सबसे पहले जो भोजन ग्रहण करते हैं ना, तो सबसे पहले मतलब भोजन का पाचन सबसे पहले प्रारंभ कहां से होता है? तो बक्कल कैविटी से प्रारंभ होता है। मतलब क्वेश्चन कहीं से भी घुमा सकता है,
जो एग्जामिनर होता है ना वो क्वेश्चन कहीं से भी घुमा सकता है। जब पेपर बनता है ना उस समय क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछ सकता है, सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है ना। और ये चैप्टर जो चल रहा है ना अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये उसी के आधारित है कि जो भी फिलहाल जो कॉम्पिटिशन एग्जाम चल रहे हैं ना उनके अंदर कौन से क्वेश्चन पुटअप करते हैं उनके आधार पर ये सभी डाइजेस्टिव सिस्टम है ये उसके आधार पर है। हालांकि आपने ये पहले पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन ये जो अपना जो पढ़ा रहा हूं ना ये ओनली जो फिलहाल जो एग्जाम चल रही है ना किसी भी प्रकार के एग्जाम हो उन एग्जाम के आधार पर ये जो टॉपिक है ये उनके आधार पर है, ठीक है ना। क्योंकि सबसे पहले क्या होता था सीधा पूछ लेते थे कि कौन कौन से मतलब भोज्य पदार्थ होते हैं, कार्ब प्रोटीन और लिपिड होता है, ठीक है ना, ऐसे पूछ लेते। अब क्या करते हैं क्वेश्चन घुमाते हैं, ठीक है ना। आपको पता है उस पदार्थ का उस टॉपिक का लेकिन उसके बारे में पूछ लिया है ना, आपको उसके बारे में पता है लेकिन उसका मतलब जैसे मैंने आपको कल बताया था कि उस पदार्थ की उस जो ऑर्गन होता है उस ऑर्गन की लोकेशन क्या होती है ये पता नहीं होता, ठीक है ना। इसलिए क्या करता है कि जो फिलहाल एग्जाम चल रहे हैं ना उनके आधार पर ये क्या क्या पूरा चैप्टर तैयार किया गया है, ठीक है ना। अब अगला अपना माउथ कैविटी के बारे में क्या आता है, माउथ कैविटी के बाद क्या आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस हिंदी में बोलते इसको ग्रास नली, क्या बोलते इसको ग्रास नली बोलते हैं, ठीक है। ईसोफेगस से ग्रास नली। भोजन कहां पहुंचा मुख गुहा में, अब कहां पहुंचेगा मुख गुहा से ईसोफेगस के अंदर। ईसोफेगस क्या है एक ग्रास नली होती है, एक नलिका रूपी संरचना होती है ईसोफेगस, ठीक है ना। तो भोजन कहां पहुंचा ईसोफेगस के अंदर, ठीक ना। तो क्वेश्चन पूछते हैं ईसोफेगस की लंबाई कितनी होती है, ईसोफेगस की लंबाई कितनी होती है इसमें उसके तरह हाँ ले जाओ। ईसोफेगस की लंबाई कितनी होती है 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पूछते हैं बहुत बार कि अपने शरीर के अंदर अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर ईसोफेगस जो ऑर्गन होता है उसकी लंबाई कितनी होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछते हैं ईसोफेगस किस प्रकार का ऑर्गन है, ईसोफेगस किस प्रकार का अंग है, मस्कुलर ऑर्गन। हाँ मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है ना। ईसोफेगस किस प्रकार का ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है ना। इसकी लंबाई कितनी होती है 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अब देखो ईसोफेगस के अंदर भोजन किस रूप में है, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको भोजन किस रूप में है, ये होती है ग्रास ईसोफेगस। ओ इसके अंदर साइलेंट रहेगा, है ना, इसको क्या बोलेंगे ईसोफेगस बोलते हैं, इस ओ इसमें साइलेंट रहता है। तो ये हम सोचना कि सर आप ओ ईसोफेगस लिखा कि ईसोफेगस को बोल रहे हो, ठीक है ना। तो ये देखो ग्रास नली है, ये ईसोफेगस है, ये भोजन है किस रूप में, ये बोलस के रूप में, ठीक है ना। ये भोजन किस रूप में इस बकल कैविटी के अंदर बोलस के रूप में। अब भोजन कहां पहुंचेगा स्टमक के अंदर, ये ईसोफेगस है ग्रास नली है, ये यहाँ क्या है स्टमक, यहाँ क्या स्टमक, ठीक है ना। मस्कुलर ऑर्गन है ईसोफेगस, क्या है मस्कुलर ऑर्गन। इतनी बात पता लगी कि बक्कल कैविटी जुड़ी हुई है और आगे से स्टमक से जुड़ी हुई है। ये जो ईसोफेगस है ये इधर से तो बक्कल कैविटी जुड़ी हुई है और इधर से स्टमक से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। अब भोजन बोलस होता है वो किसके पास पहुंचेगा, स्टमक के पास, स्टमक के उसके पास पहुंचेगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये होता है कि बक्कल कैविटी में जो बोलस होता है भोजन का रूप है, जो बोलस है वो स्टमक के अंदर किस प्रक्रिया के द्वारा स्टमक में पहुंचता है। बोलस है जो बक्कल कैविटी के अंदर फिलहाल प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब वो बोलस है वो
स्टमक के अंदर किस प्रक्रिया के द्वारा स्टमक के अंदर पहुंचेगा, ठीक है ना। तो वो प्रक्रिया है पेरिस्टालसिस प्रोसेस। पेरिस्टालसिस प्रोसेस, ये आप थोड़ा याद रखना। क्वेश्चन ये पूछेगा, एग्जामिनर को पता है कि भोजन बकल की यूनिट बोलस के रूप में है, इतना पता है एग्जामिनर को, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उसको ये पता है कि ये आगे जुड़ी हुई है, स्टमक में जुड़ी हुई है। हालांकि कई बार पूछ लेते हैं कि जो इसोफेगस है वो आगे किससे जुड़ी होती है, बक्कल कैविटी से चलकर आगे किससे जुड़ती है, तो स्टमक से जुड़ती है ना। बॉडी के कौन से पार्ट से जुड़ती है, तो स्टमक से जुड़ती है, ठीक है। लेकिन बोलस से जो भोजन है, बक्कल कैविटी के अंदर जो भोजन है बोलस के रूप में, वो स्टमक के अंदर पहुंचता है। वो कौन सी प्रोसेस के अंदर पहुंचता है, तो पेरिस्टालसिस प्रोसेस होती है। अब इस पेरिस्टालसिस प्रोसेस होती क्या है, ठीक है ना। तो देखो, मस्कुलर ऑर्गन है, मैंने आपको पहले बताया था, क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है, कौन, इसोफेगस, ठीक है ना। तो भोजन या है या आया, इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकोचन होगा, ठीक ना। जैसे संकोचन होगा भोजन या पहुंचा, ठीक ना। तो इसके अंदर क्या होगा, संकोचन होगा तो ये आगे इधर आ जाएगा, ठीक ना, इधर पहुंच गया। फिर इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर संकोचन होगा, यहाँ की जो मसल्स हैं उनके अंदर क्या होगा, संकोचन होगा। जैसे संकोचन होगा, भोजन का आ गया आगे तरफ आ गया। यहाँ की जो मसल्स हैं उनके अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक ना। कॉन्ट्रैक्शन होते ही क्या होगा, ये पिचक जाएगी और इसकी वही बात है, स्टमक के अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। ये होती है प्रोसेस, पेरिस्टालसिस प्रोसेस, समझ गए ना। सबसे पहले भोजन इसके अंदर पहुंचता है, यहाँ पहुंचने के बाद में इस यहाँ की जो मांसपेशियां उनके अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकोचन होगा, ठीक ना। संकोचन होने के बाद में आगे पहुंचेगा, फिर वहाँ की जो पहुंच गया, फिर वहाँ से इसके अंदर जो मांसपेशियां उनमें क्या होगा, संकोचन होगा। ये क्या संकोचन होते हैं, ये जो भोजन है ये पिचक जाएगा और आगे आ जाएगा। फिर यहाँ की जो मांसपेशियां उनके अंदर क्या होगा, संकोचन होगा, ये जो भोजन है ये आगे तरफ आ जाएगा और लास्ट में कहाँ पहुंच जाएगा, स्टमक के अंदर पहुंच जाएगा। ये होती है पेरिस्टालसिस प्रोसेस, ठीक है ना। तो इसोफेगस के अंदर इतना ही है। इसकी लंबाई कितनी होती है, कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। इस प्रकार का ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है ना। बक्कल कैविटी के अंदर जो भोजन है वो बोलस के रूप में है, आपको मैंने बताया था, ठीक है ना। बोलस के रूप में, बोलस के रूप में जो भोजन है वो स्टमक के अंदर पहुंचता है। और किस प्रोसेस के द्वारा पहुंचता है, तो पेरिस्टालसिस प्रोसेस के द्वारा पहुंचता है स्टमक के अंदर। पेरिस्टालसिस प्रोसेस क्या होती है मैंने आपको बता दिया, हो गया स्पष्ट। चलो स्क्रीन शॉट लो, चाहिए। अब भोजन कहाँ पहुंचा, स्टमक के अंदर, किस प्रोसेस के द्वारा, पेरिस्टालसिस प्रोसेस के द्वारा। याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी आपको शायद तक नहीं मिलेगा, मिलेगा कि भोजन बक्कल कैविटी से स्टमक के अंदर पहुंचता है तो कौन सी प्रोसेस के द्वारा पहुंचता है, ठीक है ना। अपना 5 नंबर है स्टमक। स्टमक हिंदी में क्या होता है इसको, एमाशय, उदर, पेट, जो समझ में है वो समझ जाती है, ठीक है ना। स्टमक है, भोजन कहाँ पहुंचा, स्टमक के अंदर। देखो भोजन स्टमक के अंदर पहुंच गया। जैसे ही अपन भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे अपन भोजन ग्रहण करते हैं, है ना, तो भोजन ग्रहण करने के बाद में कम से कम 1 या 1.5 घंटा, है ना, 1 या 1.5 घंटा क्या होता है, अपने पेट के अंदर भोजन रहता है, ठीक है ना। 1 या 1.5 घंटे अपने भोजन, जो भोजन है वो अपने पेट के अंदर जैसा आपने खाया वैसा का वैसा रहता है, ठीक है। और पाचन में समय कितना लगता है, पाचन में समय, पाचन का समय तो कम से कम
कम से कम 3 से 4 घंटे, 3 से 4 घंटे भोजन को अच्छी तरह से पाचन में लग जाता है, डाइजेशन में लग जाता है। जो अपने भोजन ग्रहण किया है उसको अच्छे से पाचन में 3 से 4 घंटा लग जाता है। समझ गए ना? 1 से 1.5 घंटे भोजन जैसा आपने ग्रहण किया वैसा वैसा रहेगा। उसके बाद पाचन का समय क्या होता है कि 3 से 4 घंटे में अपने शरीर के अंदर जो भोजन आपने ग्रहण किया वो उसका पाचन हो जाएगा। ठीक है। जैसे ही भोजन अपने पेट के अंदर आया, ठीक है ना, आने के तुरंत बाद में ब्रेन के पास क्या आता है, संकेत जाता है। ब्रेन के पास, अपना जो ब्रेन है उसके पास क्या जाता है, संकेत जाता है। ठीक है ना, कि भोजन स्टमक के अंदर पहुंच चुका है। ठीक है ना, तो उसके बाद तुरंत संकेत पहुंचेगा, तुरंत संकेत आएगा किसके अंदर, स्टमक के अंदर। और स्टमक के अंदर पाई जाने वाली जो ग्रंथियां उनके अंदर संकेत मिलेगा उनको। ठीक है ना, कि जो ग्रंथियां वो अपना पाचक रस से सिक्रेशन करना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है ना, जैसे ही भोजन पहुंचेगा अपने स्टमक के अंदर, पहुंचने के तुरंत बाद में संकेत कहां पहुंचता है, ब्रेन के पास पहुंचता है कि भोजन आ चुका है। तो उसके तुरंत बाद में ब्रेन क्या संकेत भेजता है, जो स्टमक के अंदर जो ग्लैंड्स होती हैं, स्टमक के अंदर जो ग्रंथियां होती है उनको क्या करती है, संकेत देती है। और कि तुरंत उसके बाद में संकेत देने के तुरंत बाद में जो स्टमक के अंदर जो ग्लैंड्स होती हैं वो जूस से एंजाइम का स्राव करना प्रारंभ, सिक्रेशन करना प्रारंभ कर देती है। ठीक है ना। अब कौन सी ग्रंथि होती है, कौन सी ग्रंथि होती है, कौन सी ग्लैंड होती है स्टमक के अंदर, कौन सी होती है, गैस्ट्रिक जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि। याद रखना, गैस्ट्रिक ग्लैंड की लोकेशन क्या है, स्टमक। स्टमक के अंदर कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। कैसे क्वेश्चन है आपसे टफ कर सकता है। ठीक ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है किसके अंदर, स्टमक के अंदर। अब गैस्ट्रिक जो ग्लैंड होती है वो क्या करेगी भाई, एंजाइम है या जो प्रोटीन अम्ल वगैरह है उनका क्या करेगी, सिक्रेशन करेगी। भाई कभी कार्य है, ठीक ना, कौन से प्रोटीन है, कौन सा मतलब जो भी इसके एंजाइम वगैरह उनका सिक्रेशन करने का कार्य करती है। ठीक ना, तो ये 3 प्रकार के पदार्थों का सिक्रेशन करती है। कौन सी, गैस्ट्रिक ग्लैंड। नंबर 1 है HCl, नंबर 2 है पेप्सिन, नंबर 3 है रेनिन। 3 प्रकार के पदार्थों का, HCl का, पेप्सिन का और रेनिन का क्या करती है, स्राव करती है। कौन, गैस्ट्रिक ग्लैंड। जैसे ही भोजन अपने स्टमक के अंदर पहुंचेगा ये तुरंत 3 प्रकार के पदार्थों का सिक्रेशन कर देगी। HCl कर देगी, पेप्सिन कर देगी और रेनिन कर देगी। ठीक ना, पेप्सिन और रेनिन और HCl। ठीक है। जैसे ही भोजन अपन ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद भोजन क्या है, स्टमक के अंदर पहुंच रहा है। ठीक ना, देखो ऐसे और यह होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसकी सरफेस की यहाँ क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या भोजन है, संकेत पहुंचेगा इनके पास में, और ऐसे इनके पास पहुंचते ही क्या करते हैं, हार्मोन्स मतलब HCl का इनका स्राव करना प्रारंभ कर देती हैं। पेप्सिन है, रेनिन है। ठीक है ना। अब पेप्सिन का क्या कार्य होता है, HCl का क्या कार्य होता है, पेप्सिन का क्या कार्य होता है, रेनिन का क्या कार्य होता है, क्या होते हैं। ठीक है ना। तो HCl क्या होता है, HCl क्या होता है, हार्मोन होता है, एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो याद रखना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब अपने शरीर के अंदर पाया जाने वाला कौन सा अम्ल है, शरीर में पाया जाने वाला ऐसा अम्ल का नाम बताओ जिसे हार्मोन कहते हैं। क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि शरीर के अंदर पाए जाने वाले ऐसा अम्ल का नाम बताओ जिसे हार्मोन कहते हैं। तो HCl एक अम्ल होता है
उसे अपन क्या बोलेंगे, हार्मोन शब्द देते हैं, ठीक है ना। HCl को हार्मोन बोला जाता है, ठीक है ना। तो इनका क्या कार्य होता है HCl का, जो अपन भोजन ग्रहण किया हमने, जो अपन ने भोजन ग्रहण किया है, तो उनको उनके साथ में जो सूक्ष्म जीव हुए हैं, जो अपन ने भोजन ग्रहण किया है उनके साथ में जो सूक्ष्म जीव हुए हैं उनको मारने का कार्य होता है, किसका, HCl का, क्योंकि एसिड है तो उनको मारने का कार्य कौन करता है, HCl करता है। जो भोजन अपने ग्रहण किया उसके साथ में जो सूक्ष्म जीव गए उनको मारने का कार्य HCl करता है। सर आपने पहले भी बताया था कि लार के अंदर जो अपनी सलाइवा होती है उसके अंदर दो प्रकार के एंजाइम होते हैं, टाइलिन एंजाइम और लाइसोसोम एंजाइम, ठीक ना। तो लाइसोसोम के अंदर भी आपने ये बताया था कि भोजन के साथ के अंदर जो सूक्ष्म जीव गए हैं उनको मारने का कार्य किसका होता है, लाइसोसोम का होता है, ठीक है ना। लाइसोसोम ने भी उस समय भोजन के साथ में जो सूक्ष्म जीव गए थे या कुछ बैक्टीरिया वगैरह गए थे ना उनको मार दिया। इसके अलावा जो कोई भी बैक्टीरिया वगैरह कोई बच गया ना, उनको जो बच गया वो साथ में भोजन के साथ में बक्कल कैविटी से स्टमक के अंदर पहुंच गया, उनको मारने का कार्य किसका होता है, HCl का होता है, ठीक ना। तो टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य किसका होता है, HCl का होता है, ठीक है ना। सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य HCl का होता है, ये याद रखना। अब दूसरा कार्य देखो, दूसरा कार्य देखो, आप शादी में गए, ठीक है ना, शादी में गए, अच्छा खाना था, स्वादिष्ट खाना था, ठीक है ना, स्वादिष्ट खाना था, आपने क्या किया, जी भर के, मन भर के, मतलब अच्छे तरह से हमने भोजन ग्रहण किया, ठीक ना, अच्छी तरह से सब कुछ उस टेंट के अंदर जितने भी प्रोडक्ट थे, जितने भी मतलब भोज्य पदार्थ थे, उन सभी को आपने जी भर के हर चीज का आपने लुत्फ उठाया और अच्छी तरह से भी खाया, ठीक ना। तो आवश्यकता से अधिक आपने खा लिया, ठीक है ना, आवश्यकता से अधिक आपने भोजन ग्रहण कर लिया। तो आवश्यकता से अधिक आपने भोजन ग्रहण किया है तो एंजाइम की भी अधिक आवश्यकता होगी कि भाई थोड़ा बहुत खाते हैं तो एंजाइम थोड़े बहुत चाहिए भोजन को डाइजेस्ट करने में। लेकिन अब तो अधिक आपने क्या किया, भोजन ग्रहण किया है तो अधिक एंजाइम की आवश्यकता होती है, ठीक है। अधिक एंजाइम की आवश्यकता होगी तो क्या होगा, HCl बढ़ जाएगा, ठीक ना। मतलब HCl अधिक एंजाइम की जरूरत होगी तो अधिक HCl जरूरत होगी, क्योंकि HCl क्या कार्य होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कार्य होता है एंजाइम को एक्टिवेट करना, ठीक ना। एक एंजाइम को एक्टिवेट करने का कार्य किसका होता है, HCl का कार्य होता है। तो शरीर में अधिक सारे एंजाइम आ गए क्योंकि आपने भोजन अधिक ग्रहण किया है, उनको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम बहुत सारे हैं और उन एंजाइमों को एक्टिवेट करने के लिए कौन चाहिए, HCl से, है ना। तो HCl से तो बहुत सारे एंजाइम हैं तो उनको मतलब एक्टिवेट करने के लिए कौन आया, HCl, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये आया तो अपने शरीर के अंदर अपने पेट क्या बढ़ जाएगी, ACDD, नाम सुना ना, एसिडिटी होगी, बोलते ना एसिडिटी होगी। तो ये यही होता है, आपने अधिक खाना खा लिया और खाने के बाद में अपने शरीर में अधिक एंजाइम आ गए और अधिक एंजाइम आ गए तो उनको एक्टिवेट करने के लिए कौन आ गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गया। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, अधिक आने के बाद में अपने शरीर में अम्लता बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, क्या करते हैं, एक नाम सुना होगा आपने, सुना क्या लिया आप सबको देखा होगा, ENO, सुना देखा होगा, इनर देखा क्या खाया होगा, पिया होगा ना, इनो, इनो के अंदर क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्षार। जैसे इनो है, इनो के अंदर क्या होता है, NaOH, है ना, मतलब
सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। ये किस प्रकृति का है? क्षारीय प्रकृति का है। अपने शरीर में अपने जो पेट है उसमें क्या हो, ये एसिडिटी मतलब एसिड है। तो आपने सुना होगा एसिड प्लस बेस क्या हो जाएगा? उदासीन, उदासीन हो जाएगा ना, उदासीन हो जाएंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? साल्ट प्लस वाटर, अपनी एसिडिटी खत्म हो जाएगी ना, अपनी एसिडिटी वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक का समझ में आ गया ना। एसिड प्लस बेस दोनों मिल जाएंगे, क्योंकि एसिड तो अपने शरीर में है पहले से, और बेस अपने ले लिया इनो। एसिड प्लस बेस आपस में मिलकर क्या हो जाएंगे? उदासीन हो जाएंगे, और किसका निर्माण करेंगे? साल्ट प्लस वाटर का निर्माण करेंगे, और अपने शरीर के अंदर जो एसिडिटी हो रही थी वो खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ तक का। इससे आगे भी है, वो अगले पार्ट में करवाऊंगा। ठीक है ना, यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। ठीक है, पढ़ लेना। और इनसे क्या कि मतलब क्वेश्चन घुमा घुमा क्वेश्चन पुटअप करते हैं, तो आप सीधा मत पढ़ना, आप जो पढ़ रहे हो ना उसका उल्टा करके भी इससे आप क्वेश्चन बना सकते हो। और बाकी जो मैं क्वेश्चन की जो वीडियो बनाऊंगा, डायरी सिस्टम होता है, इसकी सारी वीडियो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। पार्ट 3 के अंदर पार्ट 4 है, उसके अंदर लगभग सारा डायजेशन सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। जो बचेगा वो भी आगे दूसरे पार्ट में करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।